बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Dear parents and students, Assalamu alaikum. In the previous lecture, we have completed our article of refraction of light. We have studied refraction of light and the laws of refraction. In the last part of our previous lecture, we have studied refractive index and what is the importance of refractive index in geometrical optics. Today, we are going to start a more important phenomena regarding geometrical optics. This is a very important phenomenon regarding geometrical optics, which is total internal reflection. It has many applications in the field of engineering and medical sciences. So first, let's start total internal reflection and let's start with its definition. What is the definition of total internal reflection? अच्छा, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है बुक से पढ़ाने में. बुक में जो डायग्राम बनी हुई है वो डायग्राम इतनी अच्छी नहीं बनी हुई जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा समझ आ सके. सो मैं आपको ये प्रेफर करूँगा कि जो डायग्राम बोर्ड पर वाइट बोर्ड पर बनी हुई है इसको ही आप फॉलो करें, इसको ही आप समझें. और अगर पेपर में आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि डिफाइन एंड एक्सप्लेन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तब भी आप यही वाली डायग्राम बनाएं, क्योंकि इससे ज़्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, ज़्यादा अच्छा डिस्क्राइब हो रही है कि व्हाट इज़ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. So let's start with the total internal reflection. We know that when a light passes from a rare medium which having low density to the denser medium which is having high density, or the medium in which the molecules are closely packed together. So when a light ray travels from a rare medium to denser medium, it bends towards the normal. ठीक है. सो होता क्या है हमारे पास, जैसे ही हमारे पास लाइट एक मीडियम से रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, डेंसिटीज के डिफरेंस की वजह से और स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम्स में होने की वजह से लाइट जो है वो अपनी डायरेक्शन को थोड़ी सी चेंज कर लेती. दिस फिनोमिनन इज बेसिकली कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. Now, there is a slight difference between refraction of light and this concept total internal reflection. Total internal reflection, it is composed of three words: total, internal, reflection. Total means complete, not partial, not half. Total means complete. Internal means internally, अंदर ही. और रिफ्लेक्शन का आपको पता है कि क्या फिनोमिनन होता है रिफ्लेक्शन, कि व्हेन अ लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम इट स्ट्राइक्स एंड बाउंसेस बैक टुवर्ड्स द फर्स्ट मीडियम, आफ्टर स्ट्राइकिंग फ्रॉम द सेकंड मीडियम बाउंसेस बैक टुवर्ड्स द फर्स्ट मीडियम. दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल मीन्स कंप्लीट, इंटरनली और लाइट इंटरनली ही क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी. नाउ लुक एट दिस डायग्राम. I have two mediums here. This is the denser medium, for example a glass slab, ठीक है, या कोई भी ग्लास की टाइप हो सकती है जो कि डेंस हो, क्योंकि सॉलिड है वो तो वो डेंसिटी उसकी हाई होगी. और एक मीडियम मेरे पास है रेयर मीडियम जो कि एयर हो सकता है. अब लास्ट लेक्चर में रिफ्रैक्शन में हमने तीन तरह की रेस पढ़ी थी. एक थी इंसिडेंट रे जो कि आकर ग्लास स्लैब पे इंसिडेंट हुई थी, एक थी रिफ्रैक्टेड रे जो कि टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड की थी, और एक थी इमर्जिंग रे. इमर्जिंग रे मैंने आपको बताई थी. इमर्जिंग रे कौन सी रे, जो कि बाहर निकल रही थी ग्लास स्लैब से, मतलब फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम. सो हमने ये चीज़ देखी थी कि जो इमर्जिंग रे थी, अगर आप पेज नंबर 42 पर आएँ, जो इमर्जिंग रे निकल रही है ME फिगर 12.8 में,
वो नॉर्मल से अवे जा रही थी। यही कल मैंने एक्सप्लेन किया था कि जब डेंसर से रेयर में वापस जाती है लाइट की रे तो वो नॉर्मल से अवे मूव करती। सो इन केस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन I have two mediums, denser and rare, and light rays are traveling from denser to rarer medium. ठीक है, denser medium which is having high density and rare medium which is having low density. So होगा क्या, अब यहाँ पर मैंने बहुत सारी रेज बनाई हैं तो उन रेज को मैंने नेम कर दिया। पहली जो मैंने रेड मार्कर से शो किया रे उसे मैंने कह दिया है I1. I1 stands for इंसिडेंट रे 1। ठीक है, ये I1 डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ ट्रेवल करी। तो आपको पता है ड्यू टू द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम्स वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगी। सो ये I इंसिडेंट रे, इसको मैं रेड से ही आपको बताता हूँ, ये I इंसिडेंट रे I1। ठीक है, इसने इंटरफेस पर पहुंची। जब इंटरफेस मैंने आपको बताया था क्या होती है, बाउंड्री बिटवीन टू मीडियम्स या रेयर मीडियम एंड डेंसर मीडियम। सो I1 रे I, ठीक है, वो जब जो इंटरफेस है उस पर जाकर स्ट्राइक किया तो वो बेंड कर गई अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब मैंने क्या किया, मैंने ये I1 रे ड्रॉ की, मैंने इस इंटरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ किया। किस तरह नॉर्मल ड्रॉ किया, मैंने इस तरह सीधा बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ कर ली। आप D भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, D इस पॉइंट पर D रखें इस तरह से और आपके पास वो 90 का एंगल बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब ये जो R1 रे है ये है रिफ्रैक्टेड रे। ये आप देख सकते हैं नॉर्मल, ये नॉर्मल है तो रिफ्रैक्टेड रे उस नॉर्मल से अवे जा रही है, ऐसे जा रही है। ठीक है, अवे जा रही है। सो ये आपके पास फर्स्ट रे आ गई कि इंसिडेंट रे कहां से ट्रेवल की, फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। ठीक है, सो बेंड हो गई अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब हम आते हैं I2 जो कि मैंने ग्रीन मार्कर से शो की हुई है। ठीक है, I2 रे ने भी इसी तरह वो आई, लेकिन इस केस में, अच्छा इसमें एक चीज आपने याद रखनी है कि जब हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को डिस्कस करेंगे, जो सिंपल हमने रिफ्रैक्शन डिस्कस की थी जिसमें कल मैंने आपको एक प्रैक्टिकल भी बताया था कि हम बोर्ड पर पेज को रखते हैं, उसके ऊपर ग्लास स्लैब रखते हैं तो हमारे पास लाइट का जो सोर्स आता है वो रेयर मीडियम या एयर से किस में ट्रेवल कर रहा है, ग्लास में। लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में उल्टा है हिसाब। किस तरह, सोर्स ये पड़ा हुआ है आपके पास सोर्स ऑफ लाइट, ये क्या है आपके पास सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स का मतलब जहां से आपके पास लाइट आ रही है। सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के केस में जो सोर्स ऑफ लाइट होता है, क्योंकि लाइट ने ट्रेवल करना है फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, सो जो सोर्स ऑफ लाइट है वो डेंसर मीडियम के अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है, सो ये है सोर्स ऑफ लाइट जहां से लाइट रेज निकल रही हैं और वो किस में पड़ा हुआ है, वो डेंसर मीडियम में पड़ा हुआ है। सो यहां से लाइट रे, अब I2 की बात करते हैं, यहां से आई। अब I1 और I2 में क्या फर्क है, अगर आप देखें गौर से तो जो I2 है वो बड़ा है I1 से। ठीक है, I1 छोटा एंगल था, I2 में हमने क्या किया, एंगल को बढ़ा दिया। ठीक है, I2 में हमने क्या किया, एंगल को बढ़ा दिया। ठीक है, सो अब ये वाली रे आई, ये भी इसी तरह जब इंटरफेस पर आई ये भी नॉर्मल से अवे मूव कर गई। ठीक है, अब देखते जा रहे हैं आप, R1 थोड़ी कम अवे मूव की थी, लेकिन I2 मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाएंगे वैसे वैसे ही हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ेगा। ठीक है, जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाएंगे वैसे वैसे ही हमारा एंगल ऑफ, फॉर एग्जांपल ये है तो इस तरह वो रिफ्लेक्ट करेगी, और ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाऊंगा रिफ्लेक्टेड रे और ज्यादा अवे जाएगी नॉर्मल से। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, ये मैंने ग्रीन लाइन से ये नॉर्मल शो किया है, ये डॉटेड लाइन से आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं जो R2 रे है ये और ज्यादा R1 से और ज्यादा अवे मूव कर रही है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, इसी तरह आगे मैं क्या करता जा रहा हूं, आगे जितनी भी रेज आएंगी मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाता जाऊंगा। अब I3 रे जो कि मैंने ब्लू मार्कर से शो की हुई है, उसमें क्या हो रहा है, उसमें मैं मजीद क्या कर रहा हूं, एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा रहा हूं, इंक्रीज कर रहा हूं, जिससे मेरे पास क्या हो रहा है, जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये जो मैंने शो किया हुआ है, ये वाला जो है, ये वाला, ये आप देख सकते हैं और ज्यादा, ये जो R3 रे है ये और ज्यादा नॉर्मल से दूर जा रही है।
क्यों? क्योंकि हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को और ज्यादा बढ़ा दिया। I1 में सबसे कम था, I2 में I1 से ज्यादा, और I3 में I2 और I1 दोनों से ज्यादा एंगल है इंसिडेंट रे का। सो जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो भी ज्यादा हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो वो रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल से, ये फॉर एग्जांपल आपके पास है रिफ्रैक्टेड रे, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते गए तो रिफ्रैक्टेड रे और ज्यादा अवे मूव कर दी गई फ्रॉम द नॉर्मल। जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा किया वैसे वैसे ही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा होता गया और नॉर्मल से अवे मूव करता है। ठीक है, सो यहां पर यही हो रहा है। अच्छा, अब एक कंडीशन आपके पास ऐसी आती है, ठीक है, अब ये क्योंकि यहां अगर मैं बहुत ज्यादा रेज होती हैं, अगर मैं यहाँ बहुत ज्यादा रेज बना देता तो फिर वो इतनी क्लोज होती कि आपको समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, सो इसलिए मैंने रेज अभी कम बनाई है काफी, आपको ज्यादा क्लियरली समझाने के लिए। अच्छा, अब जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो बढ़ रहा है और नॉर्मल से अवे मूव कर रहा है। अब एक पॉइंट ऐसा आता है, ये जो मैंने I4 रेड मार्कर से अगेन शो किया है, एक पॉइंट ऐसा आता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम इतना बढ़ा देते हैं कि वो जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या वो जो रिफ्रैक्टेड रे है वो उसकी इंटरफेस के ऊपर, जो कि बाउंड्री है रेयर और डेंसर मीडियम के दरमियान, उसके ऊपर आ जाती है, क्रीप करने लग जाती है। ठीक है, क्रीप मतलब उसके ऊपर रेंगना शुरू हो जाती है। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस हम इतना ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं कि वो जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है या जो वो रिफ्रैक्टेड रे जो R4 से मैंने शो किया है वो बिल्कुल बाउंड्री के ऊपर आकर लग जाती है। ठीक है, इसी तरह हो रहा है ना कि मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को, ये फॉर एग्जांपल नॉर्मल है, जब जैसे ही मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहा हूं वो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल से अवे मूव करिए, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि रिफ्रैक्टेड रे बन जाएगी बिल्कुल इस तरह हॉरिजॉन्टल, बढ़ता जाएगा एंगल, इस तरह बढ़ता जा रहा है, एक पॉइंट आएगा कि वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाएगी या इंटरफेस पर आ जाएगी। अब देखिए, इस वक्त कोई एंगल है, इस वक्त कोई एंगल है, जब वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल आ जाएगी तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है? जो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है, जो रिफ्रैक्टेड रे इस नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी। अब अगर आप खुद देखें, डी से देख लें या अब आपको खुद विजुलाइज हो जाएगा कि अब ये जो एंगल है ये नॉर्मल लाइन है, इसको मैं दूसरे मार्कर से कर देता हूं, ये है आपके पास नॉर्मल और ये है आपके पास रिफ्रैक्टेड। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है? इस रिफ्रैक्टेड और नॉर्मल के दरमियान जो एंगल बन रहा होता है, इसका मतलब ये रिफ्रैक्टेड रे और ये नॉर्मल, इनके दरमियान एंगल बन रहा है, कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का। कि हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को इतना बढ़ा दिया कि वो बिल्कुल इंटरफेस पर आ गई रिफ्रैक्टेड रे, और किस तरह आ गई कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो कितना हो गया? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री। अब यहां पर एक नई आपके पास टर्म आती है। क्या टर्म आती है? कि ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू, वो कुछ भी हो सकती है, ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, तो उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। दोबारा से मैं बताता हूं, ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस, सच एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच, जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर कितना हो जाए? 90 डिग्री हो जाए, तो उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्या कहते हैं? क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल उसको क्यों कह रहे हैं? क्रिटिकल का क्या मतलब होता है? जैसे खुदा ना खास्ता जब डॉक्टर्स मरीज की हालत या पेशेंट की हालत बहुत बुरी हो जाती है, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, तो वो कहते हैं कि जो पेशेंट की कंडीशन है वो क्रिटिकल हो गई है, मतलब बहुत ज्यादा खराब हो गई है कंडीशन। तो यहां पर क्रिटिकल का मतलब ये है कि अगर अब मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को जरा सा भी मैंने बढ़ाया, ये एक क्रिटिकल वैल्यू आ गई है, ठीक है, ये बिल्कुल आखिरी वैल्यू आ गई जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो रही है। अब देखिए आगे क्या होगा, क्रिटिकल एंगल इसको क्यों कह रहे हैं वो मैं अभी जब आगे आपको बताऊंगा तो और अच्छी समझ आएगी। अब देखिए क्या हो रहा है, ये हो गई हॉरिजॉन्टल, तो ये बन गया एंगल 90 डिग्री। अब आगे क्या हो रहा है, अब ये जो मैंने नेक्स्ट ब्लैक से रे शो किया, ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं I5 का, ठीक है, ये वाली जो ब्लैक वाली रे है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, ये वाली जो रेशो हो रही है, ये वाली,
इसमें क्या हो रहा है, इसमें इससे भी ज्यादा एंगल हो गया, मतलब ऐसे एंगल पर जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो गया था, यानी कि अब जो है लाइट की रे रेयर मीडियम में है ही नहीं बल्कि एक क्रिटिकल हालत में आ गई है, मतलब उनकी बाउंड्री पर आ गई है। पहले रिफ्रैक्टेड रे थोड़ी थोड़ी सी थी, रेयर या एयर में थी, लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा आया जिस पर वो बिल्कुल बाउंड्री पर आ गई। किसकी बाउंड्री पर? एयर और ग्लास की बाउंड्री पर आ गई। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस को अगर मैंने और ज्यादा बढ़ाया, उससे जरा सी भी वैल्यू ज्यादा की, तो रिफ्रैक्शन होना बंद हो जाएगी। तो फिर क्या होगा? रिफ्रैक्शन होना बंद हो जाएगी। फिर क्या होनी शुरू हो जाएगी? फिर क्या होगा? जो लाइट रे होगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना ज्यादा होगा कि लाइट रे बाहर जाने की बजाय या रिफ्रैक्ट होने की बजाय इंटरनली उसी डेंसर मीडियम में क्या होना शुरू हो जाएगी? रिफ्लेक्ट करना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए इसे कह रहे हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस तरह नहीं होगा कि आधी रिफ्लेक्ट हो जाएगी और आधी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ऐसे नहीं हो रहा, बल्कि एक खास वैल्यू पर जिस पर क्या हो रहा है, जो इंसिडेंट रे है वो रिफ्लेक्ट हो गई है, किसमें? डेंसर मीडियम में दोबारा रिफ्लेक्ट हो गई है। क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना बढ़ गया है, इतना ज्यादा हो गया है कि वो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो रिफ्लेक्ट हो गई है अंदर, वो बाहर रिफ्लेक्ट नहीं हो रही बल्कि वो अंदर ही रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, अब देखें क्रिटिकल इसे क्यों कह रहे हैं? क्रिटिकल इसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर इससे ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया, ये क्रिटिकल स्टेज है बिल्कुल, क्योंकि इस पे बिल्कुल बाउंड्री पर आ चुकी है। ठीक है, इससे ज्यादा बढ़ाया तो क्या होगा? लाइट अंदर क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा, अल्लाह ना करे, वेंटिलेटर पर जब आ जाता है पेशेंट, ठीक है, तो फिर उसकी क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है, तो अगर तो वो वेंटिलेटर से हटा दें, बाकी जो अल्लाह को मतलब मंजूर होता है, लेकिन जो असल चीज़ होती है उसमें अगर आप वेंटिलेटर हटा दें तो वो सांस लेना जब पेशेंट सांस लेना बंद हो जाएगा तो फिर तो उसकी डेथ हो जाएगी। तो इसीलिए वो क्रिटिकल कंडीशन कहते हैं जब वेंटिलेटर पर आ जाते हैं। तो यहां भी वो क्रिटिकल कंडीशन ही रही है। अगर आप इसके केस में आए तो क्रिटिकल कंडीशन हो गई है कि अगर इससे ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया तो रिफ्रैक्शन होना बंद हो जाएगी, बल्कि लाइट क्या करेगी? लाइट रे टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट कर जाएगी उसी डेंसर मीडियम के अंदर। ठीक है, अब दोबारा से आए, क्रिटिकल एंगल क्या था? क्रिटिकल एंगल वो एंगल था जिस पर एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो जाए, मतलब रिफ्रैक्टेड रे बिल्कुल परपेंडिकुलर हो जाए किसके? नॉर्मल के। ठीक है, उसके ज्यादा अगर बढ़ाया एंगल तो फिर क्या होगा? लाइट टोटल इंटरनली इस तरह रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ठीक हो गया? ये आपके पास है क्रिटिकल एंगल। वो क्रिटिकल एंगल वो एंगल ऑफ इंसिडेंस ही, लेकिन उसको कह रहे हैं क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल उसको क्यों कह रहे हैं? इसको हम कैपिटल सी से शो करते हैं। क्रिटिकल एंगल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उससे ज्यादा अगर गया तो फिर रिफ्रैक्शन होना बंद हो जाएगी। ठीक है, अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की क्या डेफिनेशन है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन है व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम्स लार्जर देन क्रिटिकल एंगल। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस उस क्रिटिकल एंगल जिस पर फाइनल बाउंड्री पर आ गई थी रे, अगर तो एंगल ऑफ इंसिडेंस उस क्रिटिकल एंगल से बढ़ जाए, बिकम्स लार्जर देन क्रिटिकल एंगल, नो रिफ्रैक्शन अकर्स। वर्ड्स पर कॉन्सेंट्रेट करें, नो रिफ्रैक्शन अकर्स, फिर कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगी, बल्कि फिर क्या होगा? द इंटायर लाइट, इंटायर का मतलब कंप्लीट, इंटायर लाइट इज रिफ्लेक्टेड। यहां वर्ड कौन सा यूज हुआ है? यहां वर्ड यूज हुआ है रिफ्लेक्टेड। रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में फर्क है। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस उस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाए तो रिफ्रैक्शन नहीं होगी बल्कि रिफ्लेक्शन होगी। द इंटायर लाइट, कंप्लीट जो लाइट की रेज है, इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द डेंसर मीडियम। वो क्या करेंगी? डेंसर मीडियम के अंदर रिफ्लेक्ट कर जाएंगी। ठीक है, रिफ्लेक्ट करती जाएंगी क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस अब बढ़ गया क्रिटिकल एंगल्स। सो द इंटायर लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक, वापस चली जाएंगी इनटू द डेंसर मीडियम। दिस फिनोमिनन इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस फिनोमिनन को हम क्या कहते हैं?
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब आपको वर्ड से समझ आएगी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, ठीक है। सो ये होता है, ये फिनोमिनन आपके पास होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लाइट रिफ्रैक्ट करने की बजाय डेंसर से रेयर में ऐसी वैल्यू आ जाती है एंगल ऑफ इंसिडेंस की कि वो अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट करना शुरू हो जाती है, ठीक है। अब लास्ट आपके पास है कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अगर किसी चीज में हो रही है तो उसमें दो कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है, लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, कि लाइट ने डेंसर से रेयर में ही ट्रेवल करना है, ठीक है। ये पहली कंडीशन है इसकी, ये ना हो तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपके पास नहीं होगी। नेक्स्ट है द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ठीक है। अगर तो वो बड़ा नहीं होगा फिर तो लाइट रिफ्रैक्ट ही करती रहेगी, बाहर जाती रहेगी, लेकिन अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा हो जाता है क्रिटिकल एंगल से तब वो रिफ्लेक्ट करेगी। सो सेकंड कंडीशन क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई शुड बी होना चाहिए ग्रेटर, बड़ा किससे, देन क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए एंगल ऑफ इंसिडेंस। अच्छा, अब ये आपके पास आता है लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। तो आपने इसको किस तरह से लिखना है, सबसे पहले आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की ये डेफिनेशन लिखेंगे जो बुक में भी आपके पास लिखी हुई है। कहाँ लिखी हुई है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का आर्टिकल देखें, उसमें आपके पास 1 2 3 4 5 6 7th लाइन के लास्ट में जहां व्हेन लिखा हुआ है, यहां से इसकी डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है। When the angle of incidence becomes larger than critical angle, no refraction occurs. The entire light is reflected back into the denser medium. This is known as total internal reflection of light. ये आ गई इसकी डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद आपने हेडिंग देनी है एक्सप्लेनेशन की। उसके बाद किसकी हेडिंग देनी है, एक्सप्लेनेशन की। वो आपने when जो स्टार्ट हो रहा है जहां से पैराग्राफ when a ray of light 12.5 आर्टिकल जहां से स्टार्ट हो रहा है when a ray of light, एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देते हैं यहाँ पर। यहाँ से लेकर आपने जो 1 2 3 4 5 6 7th लाइन में क्रिटिकल एंगल जहाँ तक लिखा हुआ है वहाँ तक आएगी इसकी एक्सप्लेनेशन, जिसमें क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन भी आ जाएगी और जो उसने लिखा हुआ है वो भी आ जाएगा। और साथ में बुक वाली डायग्राम मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि बुक वाली डायग्राम ना बनाएं, आप ये वाली डायग्राम जो मैंने आपको बनवाई है ये बनाएं, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई मसला है तो आप वही दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। वो डायग्राम अगर तो आपको सही तरह से क्लियर नहीं है तो उसको बड़ा करके मजीद मैं उसकी पिक्चर आपको जो व्हाट्सएप नंबर आपने दिए मैं उस पर भेज सकता हूँ, या अगर फिर भी नहीं तो जब आप स्कूल आ जाएंगे तो इस आर्टिकल में दोबारा ये मैं डायग्राम बनाकर आपको बता दूंगा। लेकिन अगर अभी आपको समझ आ रही है तो आप आराम से क्या कर सकते हैं, आप आराम से वीडियो को पॉज कर सकते हैं, ठीक है, और आराम से उसको ड्रॉ कर सकते हैं। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, एक रेक्टेंगल शेप बनानी है और रे ऑफ लाइट्स बनाती जानी है आपने। और अगर तो आपको एंगल में मसला हो रहा है तो आप डी अपने साथ रख लें, ठीक है। सो सिंपल स्केल आपको चाहिए और एक पेंसिल आपको चाहिए जिससे आप ये बना सकते हैं। सो एक्सप्लेनेशन में आपने ये डायग्राम बनानी है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन आ गई, उसके बाद एक और हेडिंग बनानी है, बुक में नहीं है, जो मैंने यहाँ पर लिखा है कंडीशंस। लास्ट हेडिंग क्या बनेगी, कंडीशंस। कंडीशंस में आपने यही दोनों जो मैंने आपको लिखवाई हैं इसको नोट डाउन करें और इसको लिखें। इस तरह आपका ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपके पास एग्जांपल 12.4, उसमें क्या कहता है वो, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल फॉर वाटर, रिफ्रैक्टेड एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33 एंड दैट ऑफ एयर इज 1। ठीक हो गया। अब हम when a light enters in air from water, Snell's law becomes, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ पर स्नेल्स लॉ वो अप्लाई कर रहा है, ठीक है। अब आपने पीछे जहाँ से पढ़ा था वहाँ आपने पढ़ा था, अगर आप पीछे 43 पेज पर आए स्नेल्स लॉ के ऊपर, वेयर द रेशियो साइन आई ओवर साइन आर इज नोन एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम, ठीक है। सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्योंकि उल्टा आपके पास वो फिनोमिना हो रहा है, फिनोमिनन क्या, वहाँ तो लाइट स्नेल्स लॉ जो कहता था उसमें वो कहता था कि लाइट आ रही है फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, लेकिन यहाँ लाइट आ रही है फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, ठीक है। वहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था वो सेकेंड मीडियम का होता था विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। सेकेंड मीडियम डेंसर मीडियम होता था, वो वाटर हो सकता था।
तो उसमें जो फॉर्मूला होता था n इज इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर, ये किसके लिए एप्लीकेबल होता था कि जब लाइट कहां से मूव करे, फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, वो कह रहा है कि रे ऑफ लाइट कहां से जा रही है, वाटर से जा रही है, किसमें, एयर में जा रही है। यहां उल्टा हिसाब हो गया, तो यहां पर वो जो फॉर्मूला है वो भी क्या हो जाता है आपके पास, उलट हो जाता है। ठीक है, अब अगर आप देखें तो ये जो n होता है ना आपके पास, ये जो n होता है ये बेसिकली होता है किसके इक्वल, ये होता है n2 ओवर n1 के इक्वल। ये किसके इक्वल होता है, n2 ओवर n1 के इक्वल। ठीक है, अब n2 जो होता है अगर रेयर से डेंसर में जा रही है तो n2 की कोई ना कोई वैल्यू होती है। ऊपर आपके पास कोई ना कोई इस तरह से मीडियम होता है, डेंसर मीडियम होता है, और नीचे आपके पास एयर होती है, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1। तो हम n2 ओवर n1 लिखने की बजाय, क्योंकि n2 डिवाइडेड बाय 1 तो वो आपके पास n2 डिवाइड बाय 1 वो n2 ही बन जाएगा आपके पास। ठीक है, तो हम n2 के बजाय सिंपल n लिखते हैं, उसमें हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम का बता रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन यहां चीज जो है वो उलट हो गई आपके पास। ठीक है, यहां चीज आपके पास उलट हो गई, यहां अब मीडियम चेंज हो गए हैं। सो ये जो आपके पास फ्रैक्शन है ये भी उलट हो जाएगी, अब ये बन जाएगी n1 ओवर n2। ठीक हो गया, तो जब ये यहां से उलट होगी तो यहां से ये भी चीज आपके पास इनवर्स हो जाएगी, क्योंकि पहले यहां n2 ओवर n1 था, अब यहां n1 ओवर n2 हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, साइन r ओवर साइन i। ठीक हो गया, सो n1 जो है आपके पास, अब देखिए वो क्या बन गया, साइन r ओवर साइन i इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया है, n। ठीक है, अब आपने किसकी वैल्यू निकालनी है, आपने वैल्यू निकालनी है क्रिटिकल एंगल की। ठीक है, या ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जहां पर आपके पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो जाए। उसने क्या किया, सिंपल सॉल्व किया, n साइन i उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, साइन r हो गया। r क्या होता है, जब क्रिटिकल एंगल आता है तो r की वैल्यू क्या हो जाती है, 90 डिग्री। तो उसने क्या पुट कर दिया, साइन 90 होता है आपके पास 1। सो n साइन i इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 1। ठीक है, अब देखिए n की वैल्यू आपके पास क्या है, 1.33। n की वैल्यू क्या है आपके पास, 1.33। सो क्या हो रहा है आपके पास, n क्योंकि उसने बताया हुआ वाटर के हिसाब से। ठीक है, सो वाटर है आपका कौन सा मीडियम है, वाटर आपका फर्स्ट मीडियम है, क्योंकि वाटर से जा रही है ना बाहर एयर में, तो वाटर क्या हो गया, n1 हो गया। ठीक हो गया, और n2 की आपको वैल्यू पता है क्या है, 1 है, तो वो तो ऐसे ही 1 आ जाएगा। सो आपके पास क्या एक्सप्रेशन बन जाएगा, जैसे कि बुक में बताया हुआ है, इसको हम ऊपर कर देते हैं। अगर आप देखें तो n साइन i, ठीक है, और यहां क्या आ जाएगा आपके पास, साइन 90। ठीक हो गया, सो n साइन i आपके पास किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। ठीक है, और ये जो n है, ठीक है, वो क्या है आपके पास, 1.33 साइन i इज इक्वल टू 1। सो साइन i इज इक्वल टू 1 ओवर 1.33। जो आंसर आएगा उसका क्या लेंगे आप, साइन इनवर्स लेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, क्रिटिकल एंगल की वैल्यू आ जाएगी, जो कि आपके पास क्या है, 48। 1 और 1.33.752। ठीक है, उसका साइन इनवर्स लेंगे तो आ जाएगा 48.8 डिग्री। देयरफॉर द क्रिटिकल एंगल ऑफ वाटर इज 48.8 डिग्री आ गया आपके पास। ठीक हो गया, सो इस तरह आप निकालते हैं क्रिटिकल एंगल के। क्रिटिकल एंगल अगर आपको कहा जाए क्रिटिकल एंगल निकालने के लिए, तो आपके जहन में सबसे पहली बात ये आनी चाहिए कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा 90 डिग्री। आप r की जगह 90 पुट करें और इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की तरफ। सो नाउ वी गोइंग टू डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस regarding total internal reflection. As I told you earlier that total internal reflection is a very important phenomenon in our daily life. In the field of engineering, telecommunication and in the field of medicine, total internal reflection plays a vital role.
सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का हमें सबसे ज़्यादा एडवांटेज ये होता है कि अगर तो हमने सिग्नल को, ठीक है, जैसे टेलीकम्युनिकेशंस में सिग्नल को हमने ट्रांसमिट करवाना होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, तो वो हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ज़रिए करवाते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हमने दूर की चीज़ों को देखना हो, इसके लिए हम दूरबीन यूज़ करते हैं, ठीक है, उसमें भी बेसिकली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ही फिनोमिनन अप्लाई हो रहा होता है, ठीक है। इसी तरह और भी काफ़ी ज़्यादा मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनमें भी काफ़ी ज़्यादा इस तरह का आपके पास प्रोसेस ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का अप्लाई हो रहा होता है। अब फर्स्ट हम देखते हैं, फर्स्ट हमारे पास एप्लीकेशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, ठीक है। इसको रीड करते हैं, क्या है ये? मैनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स कैसे, जिनमें से लाइट पास हो सके और जो लाइट की प्रॉपर्टीज़ को एग्जिबिट करती हूँ। यूज राइट एंगल्ड प्रिज्म्स टू रिफ्लेक्ट अ बीम ऑफ लाइट थ्रू 90 डिग्री और 180 डिग्री बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सच एज कैमराज, बाइनोकुलर्स, पेरिस्कोप एंड टेलीस्कोप। सो राइट एंगल्ड प्रिज्म की उसने यहाँ पर बात की। आपने मैथमेटिक्स में, ज्योमेट्री में राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ी होगी, ठीक है, जिस पर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। या पाइथागोरस थ्योरम उसको कहते हैं। उसमें क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसमें आपके पास जो एक एंगल है वो 90 डिग्री का होता है। और आपको पता है ट्राइंगल के तमाम एंगल्स का जो आपके पास सम होता है, ट्राइंगल के आपके पास तमाम एंगल्स का जो सम होता है, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। राइट एंगल, जो आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल होती है, उसमें आपके पास एक एंगल होता है 90 डिग्री का और बाकी दो एंगल्स होते हैं आपके पास 45 डिग्री के। 90 प्लस 45, ठीक है, और प्लस 45, तो 45 प्लस 45 90 एंड 90 प्लस 90 180। तो ओवरऑल आपके पास सम कितना बन जाता है? 180 डिग्री का। आपके पास जो राइट एंगल ट्राइंगल होती है उसमें क्या होता है, एक एंगल 90 का होता है और बाकी दो एंगल होते हैं 45 के। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टिंग जो प्रिज्म है आपके पास, उसमें बेसिकली यही होता है कि हम जो प्रिज्म होता है उसकी शेप एक राइट एंगल ट्राइंगल की तरह ही होती है, ठीक है। और इस तरह के प्रिज्म्स को, जो कि लाइट को क्या कर देते हैं, टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट कर लेते हैं, उनको हम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में यूज़ करते हैं, सच एज उसने कैमरास कहा है, बाइनोकुलर्स बेसिकली दूरबीन को ही कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा पेरिस्कोप बेसिकली यूज़ करते हैं सबमरीन्स, ठीक है। ये आपने मुख्तलिफ फिल्म्स में या ड्रामाज में देखा होगा, ये सबमरीन्स में जब पानी के नीचे वो चली जाती हैं, ज़ेरे आब चली जाती हैं, तब उनको अगर देखना हो कि बाहर क्या हो रहा है या बाहर की उन्हें जो है कंडीशन उसका पता करना हो, तो उसके लिए वो एक ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, पेरिस्कोप जिसको कहते हैं। अब ये किस तरह वर्क करती है उसको अब आगे जाकर देखते हैं। उसके अलावा है आपके पास टेलीस्कोप में आपके पास क्या होता है, टेलीस्कोप भी मैंने जैसे आपको बताया था कि अगर आपने दूर की चीज़ों को देखना हो, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, टेलीस्कोप को यूज़ करते हैं। जैसे चांद वगैरह देखना, उसके लिए हम, या सूरज या कोई भी ऐसी चीज़, स्टार्स वगैरह, उनको हम टेलीस्कोप की मदद से देखते हैं। वन ऑफ द एंगल्स ऑफ राइट एंगल प्रिज्म इज 90 डिग्री। अब आपको पता है ये राइट एंगल प्रिज्म है, तो इसका एक एंगल क्या होगा, एक एंगल इसका होगा विल बी इक्वल टू 90 डिग्रीज। So when a ray of light strikes a face of prism perpendicularly, जब एक ray of light आएगी और स्ट्राइक करेगी फेस ऑफ द प्रिज्म, ठीक है, ये आपके पास क्या है, ओवरऑल ये पूरा फेस ऑफ द प्रिज्म है। तो जब रे ऑफ लाइट आएगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने, ये हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट पड़ा हुआ और बहुत ज़्यादा रेज आती हैं, लेकिन यहाँ पर हम दो रेज को ही कंसीडर कर रहे हैं, एक रे बी है, एक रे ए है और एक रे बी है, ठीक है, बी ऊपर है और ए नीचे है। रे ऑफ लाइट जो है वो परपेंडिकुलर आ रही है, परपेंडिकुलर मतलब वो 90 डिग्री के एंगल पर आ रही है और स्ट्राइक कर रही है फेस ऑफ द प्रिज्म को एट एन एंगल 45 डिग्री, ठीक है। अगर मैं ये यहाँ पर बनाऊं, आपके पास एंगल नॉर्मल अगर बनाऊं, तो ये एंगल क्या बन रहा है मेरे पास, 90 डिग्री का, ठीक है, ये एंगल 90 का बन रहा है। और अगर मैं यहाँ पर इस तरह इस पर नॉर्मल ड्रॉ करूं,
ऐसे, तो ये जो आपके पास एंगल बन रहा है, ये एंगल कौन सा बन रहा है, ये 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। सो वो आती है परपेंडिकुलर, एक रे आती है और स्ट्राइक करती है फेस ऑफ द प्रिज्म को, और फिर क्या होता है, वो नीचे चली जाती है, ठीक है। अब वो रिफ्लेक्ट करने की बजाय, मतलब वो बाहर जाने की बजाय, इस तरह होने की बजाय वो अंदर रिफ्लेक्ट कर जाती है। क्यों रिफ्लेक्ट कर जाती है? क्योंकि वो जब आकर टकराती है, इसको अगर आप पढ़ें, when a ray of light strikes a face of a prism perpendicularly it enters the prism without deviation, मतलब बगैर डेविएशन के इधर उधर हुए, and strikes the hypotenuse at an angle 15 डिग्री। अब आपको पता है जो राइट एंगल ट्राइंगल होती है आपके पास, राइट एंगल ट्राइंगल जो होती है आपके पास, उसमें आपके पास क्या होता है, ये जो लाइन होती है स्ट्रेट, इसको हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। ये होता है आपके पास परपेंडिकुलर। ये होती है जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इसे कहते हैं बेस। और जहां ये जो परपेंडिकुलर के सामने लाइन होती है, उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज, ठीक है, हाइपोटेनस इसे कहते हैं। सो ये आपके पास हाइपोटेनस होती है। अब वो कह रहे हैं जब वो आती है, परपेंडिकुलर रे ऑफ लाइट आती है और वो स्ट्राइक करती है, किस पर, उसने कहा है स्ट्राइक्स द हाइपोटेनस एट एन एंगल 45 डिग्री। वो हाइपोटेनस पर आकर किस एंगल पर स्ट्राइक कर रही है, अगर आप यहां भी देखें, वो 45 डिग्री के एंगल पर। ये एंगल कितना बन रहा है, ये एंगल बन रहा है 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। सो ये इस एंगल पर आकर क्या करती है, स्ट्राइक करती है, हाइपोटेनस जो होती है प्रिज्म की, उस पर 45 डिग्री के एंगल पर स्ट्राइक करती है। अब जो ग्लास होता है आपके पास, क्योंकि जो प्रिज्म है ये ग्लास का बना होता है, ग्लास का क्रिटिकल एंगल होता है आपके पास 42 डिग्री। ग्लास का क्रिटिकल एंगल क्या होता है, 42 डिग्री। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगी, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस लार्जर होगा किसके, क्रिटिकल एंगल के। एंगल ऑफ इंसिडेंस लार्जर होगा किसके, क्रिटिकल एंगल के। अब यहां पर अगर आप देखें तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पर आकर टकरा रही है, रे स्ट्राइक कर रही है, वो क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो इंसिडेंट रे एंगल नॉर्मल के साथ बनाती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ बनाती है। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस है 45 डिग्री और ग्लास का क्रिटिकल एंगल है 42 डिग्री। इसका मतलब है एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा है क्रिटिकल एंगल के, और जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा हो जाता है क्रिटिकल एंगल के, उस अगर वो प्रोसेस हो जाए, वो हमारे पास कंडीशन आ जाए, तो तब क्या होना शुरू हो जाती है, लाइट इंटरनली रिफ्लेक्ट कर जाती है। लाइट क्या करती है, इंटरनली रिफ्लेक्ट कर जाती है, बाहर रिफ्लेक्ट नहीं करती, बल्कि उसी प्रिज्म के अंदर या उसी डेंसर मीडियम के अंदर क्या कर जाती है, रिफ्लेक्ट कर जाती है। सो इसी तरह यहां हो रहा है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये 45 डिग्री, जो कि ग्लास के हर इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का क्रिटिकल एंगल डिफरेंट होता है, ठीक है। ग्लास का जो क्रिटिकल एंगल है वो होता है 42 डिग्रीज, जो कि कम है इस एंगल ऑफ इंसिडेंस से। सो इसलिए जो वो लाइट है वो अंदर क्या कर जाएगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी। इसी तरह ये ए आई, ये भी 45 पर है, ये भी क्या कर जाएगी, आपके पास टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट कर जाएगी। यहां पर जो है आपके पास कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ होगा, ठीक है, और उसका जो है आपके पास यहां पर इमेज आपके पास क्या हो जाएगा, ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है। सो दोबारा पढ़ते हैं, व्हेन अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स अ फेस ऑफ अ प्रिज्म परपेंडिकुलरली मींस 90 डिग्री के एंगल पर आकर, it enters the prism without deviation and strikes the hypotenuse at an angle 45 degree as shown in figure 12.10. Since the angle of incidence 45 degree is greater than critical angle of the glass which is 42 degree, वो कह रहा है कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आ रहा है 45 डिग्री बड़ा है किससे, क्रिटिकल एंगल ऑफ द ग्लास जो कि क्या है 42 डिग्री। आगे क्या कहता है, द लाइट इज टोटली रिफ्लेक्टेड बाय द प्रिज्म थ्रू एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। अब क्या हो रहा है, जब आकर पड़ रही है लाइट और जब वो दोबारा टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट कर रही है, तो वो कितने एंगल पर रिफ्लेक्ट कर रही है, दोबारा से वो कर रही है 90 डिग्री के एंगल पर रिफ्लेक्ट कर रही है, ठीक है। आई आपके बाद स्ट्राइक की 45 एंगल पर, 45 एंगल बड़ा था क्रिटिकल एंगल से 42 से, तो इसलिए वो 90 डिग्री के एंगल पर क्या कर गई, बिल्कुल सीधी नीचे जाकर क्या कर गई, दोबारा रिफ्लेक्ट कर गई, ठीक है। सो वो यही कह रहा है, द लाइट टोटली रिफ्लेक्टेड बाय द प्रिज्म थ्रू एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज।
2 such prisms are used in periscope. अब 2 इस तरह के प्रिज्म्स यूज होते हैं पेरिस्कोप में. पेरिस्कोप मैंने आपको बताया सबमरीन्स में यूज किया जाता है जब वो पानी के नीचे चली जाती हैं, नीचे सरफेस पे चली जाती हैं. तो अगर ऊपर का उन्हें पता करना हो कि क्या कंडीशंस है तो उसके लिए वो क्या करती हैं, एक उस पर हैंडल बना होता है, ठीक है, वो क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी वहाँ पर सोल्जर या कोई भी जाकर उसको, जिसको हुक्म कमांड मिलती है, वो उसको जाकर एक हैंडल सा बना होता है उस पर, वो उसको जाकर क्या कर देता है, ऊपर कर देता है. जैसे ही वो जाकर उसको ऊपर करता है तो जो लाइट है वो बेसिकली डेंसर से रेयर मीडियम में फॉल करती है. ठीक है, अब किस तरह होता है ये आपके पास इस तरह की शेप होती है पेरिस्कोप. अब उसके अंदर होते हैं आपके पास 2 प्रिज्म्स. ठीक है, एक ये वाला प्रिज्म है आपके पास नंबर 1 और एक ये है आपके पास नंबर 2. अब अगर आप देखें तो इनको एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन है इनकी. ठीक है, एक स्पेसिफिक जो है स्पेसिफिक तरह इनको प्लेस किया है. किस तरह के, मैंने आपको बताया था कि राइट एंगल प्रिज्म है ना आपका, तो ये होती है उसकी बेस. अब हमने प्लेस ऐसे किया है कि जो 2 बेस हैं, दोनों बेसेस हैं प्रिज्म्स की, वो क्या हो, वो एक दूसरे के क्या हो, सामने हो बिल्कुल. ठीक है, इस तरह वो क्या हो, जैसा कि मैंने यहां पर बनाया, वो क्या हो आपके पास, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो, ये दोनों बेसिस हैं और ये दोनों बेसिस क्या हो, एक दूसरे के बिल्कुल सामने हो. अब होता क्या है, जैसे ही वो ये आपके पास फॉर एग्जांपल इस तरह से यहां तक वो सब इमर्ज हुई है. ठीक है, और यहां पर आपने फॉर एग्जांपल कोई शिप है या कोई ऑब्जेक्ट है उसको देखना है. ठीक है, सो ऊपर जाएगी लाइट, यहां से आकर टकराएगी, उसी तरह 90 डिग्री पर आ रही है, ये रे ऑफ लाइट है ना, यहां से उसने मतलब लाइट ने ट्रेवल करना शुरू किया, ये आकर स्ट्राइक की किस पर, 90 के एंगल पर. ठीक है, और यहां पर इस हाइपोटेनस के साथ जब स्ट्राइक की तो एंगल क्या था, 45 डिग्री. आज सीधी रही थी, लेकिन जब स्ट्राइक किया तो वो कितने एंगल पर स्ट्राइक किया, जैसे यहां था 45 डिग्री पर. और फिर जब वो टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट करेगी तब कितने एंगल पर करेगी, 90 के एंगल पर दोबारा टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट कर जाएगी. जैसे यहां ऐसे आई थी और यूं नीचे चली गई, इस तरह यहां पर क्या हो रहा है, ऐसे आ रही है लाइट रे और इस तरह ऊपर टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट कर गई, ये ऊपर चली गई उस तरह. अब हमने क्या किया हुआ है, हमने प्रिज्म को इस तरह से प्लेस किया हुआ है, हमने प्रिज्म को इस तरह से प्लेस किया हुआ है, जो सेकंड प्रिज्म है, कि लाइट दोबारा जाकर हाइपोटेनस ऑफ द प्रिज्म पर जाकर स्ट्राइक करती है. कहां स्ट्राइक करती है, दोनों केसेस में आप देख रहे हैं कि लाइट रे हाइपोटेनस पर ही स्ट्राइक कर रही है, ताकि वो दोबारा, यहां हमने उसको सीधा किया और दूसरे पॉइंट पर हमने उसको जाकर हॉरिजॉन्टल कर दिया, ताकि यहां ये पानी की सरफेस है, पानी की सरफेस से ऊपर जाकर ट्रेवल करे, जब ऊपर जाए पानी की सरफेस से फिर वो प्रिज्म से स्ट्राइक करे. ठीक है, हाइपोटेनस पर, और दोबारा वो कहां चली जाए, आपके पास दोबारा क्या हो जाए, स्ट्रेट हो जाए. पहले आई रे इस तरह 45 पर स्ट्राइक की, उसने उसे प्रिज्म ने 90 पर कर दिया, दोबारा ऊपर एक और प्रिज्म पड़ा हुआ था, उस प्रिज्म पर जब वो उस प्रिज्म की हाइपोटेनस पर जाकर उसने स्ट्राइक किया तब वो दोबारा क्या हो गई, हॉरिजॉन्टल हो गई और दोबारा आपके पास किस पर आ गई, 90 डिग्री के एंगल पर इस तरह स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल हो गई. ठीक हो गया. सो यहां से आई रे ऑफ लाइट 45 हाइपोटेनस पे स्ट्राइक की, 90 हो गई, सीधी चली गई, फिर 45 पर जाकर स्ट्राइक कर इस तरह आपके पास हॉरिजॉन्टल हो गई, और फिर यहां पर उन्हें नजर आ जाता है कि आपके पास क्या मौजूद है, कोई ऑब्जेक्ट या कोई शिप आपके पास प्रेजेंट है. सो इस तरह पेरिस्कोप में आपके पास 2 इस तरह के प्रिज्म, टोटल इंटरनली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म्स को यूज करके हम क्या करते हैं, देख सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को. So 2 such prisms are used in periscope. फिगर 12.11 में आपको नजर भी आ रही होगी ये चीज. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास इन फिगर 12.12 the light is totally reflected by the prism by an angle of 180 degree. 2 such prisms are used in binoculars. ठीक है, इस तरह के 12.12 में जो आपके पास दो आपके पास जो प्रिज्म्स बना, एक प्रिज्म बना हुआ है, वो कह रहा है ऐसे 2 प्रिज्म्स यूज किए जाते हैं, किसमें, बाइनोकुलर्स में. आप नीचे देख भी सकते हैं, उसने बनाए हुए भी हैं. अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर अगर आप शेप देखें तो यहां पर इस तरह की शेप है. ठीक है, लाइक अ काइट, अगर आप समझ लें इसको. अब ये वाला एंगल जो है आपके पास, ये 90 डिग्री है, ये है 45 डिग्री, और ये भी आपके पास कितना है, 45 डिग्री. ठीक है, तो इस तरह आ रही है लाइट की रेस.
ठीक है, और इस तरह यहाँ दोबारा स्ट्राइक कर रही है, दोबारा यहाँ जा रही है, इस तरह यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर स्ट्राइक कर रही है और दोबारा जा रही है। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है इस तरह के दो प्रिज्म्स को हम यूज करते हैं, किसमें, बाइनोकुलर्स में यूज करते हैं। ठीक है, कि हम उन्हें इस तरह रख देते हैं और इस तरह से आपके पास उनकी अरेंजमेंट आ जाती है। ठीक है, वो दोबारा इस तरह आकर स्ट्राइक करते हैं, ठीक है, और दोबारा आकर वो आगे की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, सो इस तरह क्या होता है, जो बाइनोकुलर्स दूरबीन होती है उसमें इस तरह का ये दो हमारे पास प्रिज्म्स रखे जाते हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो लाइट को टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट कर रहे हैं 180 के एंगल पर। कितने एंगल पर, 180 डिग्री के एंगल पर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो यहां पर लाइट अगर आप देखें तो 90 के एंगल पर हो रही थी रिफ्लेक्ट, यहां पर जो हो रही है अगर आप देखें एक स्ट्रेट लाइन का एंगल होता है 90 डिग्री। ठीक है, और एक अगर आप सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइन का देखें ओवरऑल एंगल तो वो आपके पास कितना आता है, 180 डिग्री। सो बाइनोकुलर जो पेरिस्कोप होती है वो 90 डिग्री के एंगल पर लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, और जो ये बाइनोकुलर्स में प्रिज्म यूज होता है वो कितने पर रिफ्लेक्ट करता है, 180 के एंगल पर, बिल्कुल स्ट्रेट रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, सो ये आपके पास कुछ एप्लीकेशंस थी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। आज का हमारा लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है। इफ़ यू फाइंड एनी क्यूरी और प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस लेक्चर, you can ask us or contact us through a WhatsApp number which will be given to you at the end of this video through a text message, voice message or through an image. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्ट में उसको सॉल्व किया जाएगा। आज का लेक्चर यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।